हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नेचर ऑफ चार्जेस और ये 12th के लिए सेकेंड लेक्चर है। चैप्टर नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लास्ट क्लास में बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेचर हम लोग चार्ज के पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ चार्जेस। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप इसको समझते हैं, स्कूल में भी आपने इसको बारे में पढ़ा होगा। अट्रैक्टिव नेचर, तो अलग अलग नेचर के जो चार्ज होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं। और नेचर क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का होना ही क्या होता है? उसका नेचर होता है। तो अट्रैक्टिव नेचर में होती है कि जो चार्ज होती है वो ऑनलाइक होती है। ऑनलाइक कहने का मतलब होता है कि एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है। तो आप लिख सकते हैं कि ऑनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे फोर्स है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है वो फोर्स की तरफ जा रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ, कूलॉम्स लॉ की तरफ जा रही है। अट्रैक्ट करती है, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज है Q और दूसरी क्या है? निगेटिव चार्ज है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इसका अपना पॉइंट यहाँ पर होगा, मास होगा इसके बीच। तो इसको पहले क्या करेंगे? एक लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, ऐसे लाइन ज्वाइनिंग, सीधा सीधा लाइन ज्वाइनिंग कर देंगे और इसके तरफ क्या कर देंगे? एरो कर देंगे। एरो एक दूसरे की तरफ होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि यह अट्रैक्टिव है, एक दूसरे की तरफ एरो होगी। एक्सपेरिमेंटली ऐसे आप कह सकते हैं कि यह एक चार्ज है जिसका नाम A है और दूसरा एक चार्ज बॉडी है जिसका नाम B है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है और नेचर क्या है? डिफरेंट है। अब इस चार्ज को, मास यहाँ पर m है, इसको आप पुश कर दो, मतलब इसको दाब के रखो, है ना, और इसको फ्री छोड़ दो, तो आपको मालूम होगा कि ये इसके तरफ चलना चालू करेंगे, इसके तरफ जाएंगे। अब इसको दाब दो और इसको फ्री छोड़ दो तो पता चलेगा कि ये इसके तरफ जा रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ने दूसरे पर फोर्स लगाया है अपने तरफ और दूसरा ने पहले वाला पर फोर्स लगाया है अपने तरफ। मतलब A पे फोर्स लगाया है B के तरफ और A ने फोर्स लगाया है B पर A के तरफ। इसको क्या कहते हैं? पुलिंग फोर्स बोलते हैं। मतलब एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो इस तरह का नेचर होते हैं, अट्रैक्टिव नेचर होती है। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल आपने देखा होगा। एक तो आपने देखा कि जैसे कि Na है, Na प्लस और Cl माइनस, ओके, ये सोडियम आयन हो गया, ये क्लोरीन आयन हो गया। इसको केटाइन बोलते हैं, इसको एनायन बोलते हैं। और ये फाइनली क्या बना देता है? Na और Cl। तो ये दोनों अट्रैक्ट हुए हैं और अट्रैक्ट करके इस तरह से सोडियम क्लोराइड बनाए हुए हैं, मतलब कि एक दूसरे से बंध गए ये। इसका मतलब है कि अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट का मतलब होता है कि उन्होंने एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट किया। एक और एग्जांपल आपने बहुत फेमस देखा होगा, बोर्स का कंसेप्ट केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, फिजिक्स में पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, वहाँ पे आप पढ़ेंगे बोर्स का कंसेप्ट। तो वहाँ पर कुछ इस तरह के आप आइडिया दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि यह एक सर्कुलर पाथ, मतलब कि सर्कुलर रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से इस रास्ते में सर्कुलर पाथ में मूव करता है। और यहाँ पर क्या होती है? इस तरह से न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस होती है, तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितनी होती है? पॉजिटिव। तो ये एक दूसरे को क्या करता है ना? अट्रैक्ट करता है, मतलब कि फोर्स एक्सर्ट करता है और उसी फोर्स की वजह से ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अगर ये फोर्स नहीं रहेगी ना तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता है। तो ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो जनरली हम लोग केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। क्वेश्चन जब सोल्व करोगे आप ना तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। इस तरह से आप कुछ दे देगा, सेलिंग है, क्या बोलते हैं इसको? सेलिंग। और उसमें आपको क्या करेगा कि यहाँ पे इस तरह से स्टील का छोटे छोटे बॉल, स्टील का ये एक बॉल है जिसको जनरली फिजिक्स में पीथ बॉल बोला जाता है। स्टील का बॉल है ये, है ना, PIT, पीथ बॉल इसका नाम है। और स्टील का बॉल होता है ये, या कंडक्टिंग मटेरियल हो सकती है ये वाली। और ये वाली जो होगी वो होगी इंसुलेटिंग
स्ट्रिंग मतलब कि एक ऐसा रस्सी है जिस पे चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता है, और यहाँ पर एक ऐसे टांग देगा। अच्छे क्वेश्चन के लिए अब यहाँ पे जैसे ही प्लस क्यू चार्ज दिया जाएगा और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज अगर आप देते हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे तो इनका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ देर के बाद इनका शेप ऐसा बन जाएगा। तो इस पे काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं, है ना, जो बोर्ड में भी पूछे गए हैं और जेईई मेन में भी पूछे गए हैं। मैं जेईई मेन की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली बोर्ड की बात कर रहा हूँ। तो बोर्ड में भी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक फोर्स डेवलप हो जाएगी, इसकी mg लग जाएगी, स्ट्रिंग में टेंशन लग जाएगा, और ये वाली जो एंगल है थीटा, उतना ही एंगल ये भी होगी थीटा। अगर इसके मास और इसके मास, इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड और इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होंगे तब। आया समझ में बात? ये क्लियर है ये? तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आएंगे। तो अट्रैक्टिव नेचर का मतलब होता है कि अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जब भी डिफरेंट चार्ज रहेंगे तो आप लिखोगे कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बस मुझे इतना ही से मतलब है। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट है रिपल्सिव नेचर। तो अक्सर जो चार्जेज होती हैं वो एक दूसरे को रिपेल भी करती हैं। ये तब करती हैं जब सेम नेचर की होती हैं, मतलब कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज निगेटिव हो, तो एक दूसरे को सेंटर से सीधे बाहर, आमने सामने सीधे बाहर की तरफ पुल करते हैं। तो यहाँ पर लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। अब बात करें रिपेल का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर A है, इसकी चार्ज प्लस Q है, प्लस Q चार्ज है, और यहीं से सीधे लाइन ज्वाइनिंग पे एक और चार्ज है जो प्लस Q है, उसका नाम B है। तो अगर इस चार्ज पार्टिकल को, ये मास होगी इसकी, उसको आप पुश कर दो और पुश करके इसको फ्री छोड़ दो। तो इससे आप फ्री छोड़ोगे ना तो पता चलेगा कि धीरे धीरे कहाँ कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रही है। किधर? इधर मूव कर रही है। तो इसका मतलब है कि इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ओके, अब इसको क्या करो, पुश करो, इसको फ्री छोड़ो, तो पता चला कि इसकी डायरेक्शन कुछ इधर ऐसे आ गई। तो ये लाइन ज्वाइनिंग के अवे फ्रॉम द डायरेक्टेड होती है, बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो जब भी कोई भी चार्ज हो, जैसे मान लीजिए प्लस 3Q है और यहाँ पे प्लस Q है ओनली, ठीक है, तो ये इस पे और ये इस पे इक्वल फोर्स लगाएगी। फोर्स का याद रखना, मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, इसमें अपोजिट होगी। इस अवे दिखाना है। या मान लीजिए कि माइनस Q है और माइनस 4Q है, तो बिल्कुल अवे, एक दूसरे से दूर की तरफ दिखाया जाएगा। इसका प्रॉब्लम टाइप्स कुछ इस तरह से होता है कि ये सेलिंग है, ये सेलिंग है, ये लाइन, और ये सस्पेंशन पॉइंट है। सस्पेंशन पॉइंट से किसी दो बॉल को इस तरह से सेटअप किया गया है। ये दो बॉल है और दोनों की लेंथ सेम है। दोनों बॉल की जो स्टील बॉल है, यानी कंडक्टिंग मटेरियल के द्वारा बना हुआ बॉल, इसकी मास क्या है, m है, इसकी भी मास m है, और दोनों पे चार्ज भी क्या है, सेम है। तो जैसे ही सेम मैग्नीट्यूड का आप चार्ज दोगे ना, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज प्लस Q, और इस पे भी दूंगा प्लस Q, दोनों पे प्लस Q चार्ज देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। कुछ समय के बाद लिमिटेड हाइट तक जाएगी, वो तो कंपोनेंट हम लोग ब्रेक करेंगे फोर्स का तो पता चलेगा। ये एक लिमिटेड हाइट तक चली जाएगी। दिस इज द A, दिस इज द B, दिस इज द B, ये हो जाएगी B, और इस पे जो चार्ज है वो क्या हो जाएगी, प्लस Q, ये प्लस Q चार्ज हो जाएगी। इस पे भी क्या हो जाएगी, प्लस Q, और ये हो जाएगी A। इसका अपना मास होगा, इसका अपना मास होगा, तो उस मास की वजह से नीचे में एक वेट फोर्स लग जाएगी, ये नीचे में एक वेट फोर्स लग जाएगी, और इसी फोर्स के अकॉर्डिंग ये बैलेंस हो जाएगी। आगे जब मैं फोर्स की बात करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उसमें मैं ज़्यादा डिस्कशन करूंगा। तो ये हो गया थीटा एंगल, तो ये भी कितनी हो गई, थीटा एंगल होगी। ओके, इसके रिपल्सिव फोर्स इधर, इसके भी रिपल्सिव फोर्स हो गए इधर। इधर रस्सी में टेंशन लग जाएगी, कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएंगे। पर इसी तरह से आपको डिजाइनदार क्वेश्चन होंगे। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे ना तो इस तरह का डायग्राम दिया होगा, है ना। इतना डिस्कशन में नहीं दिया हुआ है, पर मेरे लिखने का ये मकसद है कि ऐसे डायग्राम का मतलब ये हुआ कि इसका अपना मास होगा तो ये mg लगेगी, इस चार्ज के द्वारा फोर्स लगेगी,
इस रस्सी में टेंशन लगेगी, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में क्या लगेगी, टेंशन लगेगी, और वो टेंशन के कंपोनेंट ब्रेक होंगे और इसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके इक्वेशन आएंगे, इक्वेशन से फार्मूला आएंगे और फार्मूला से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। इस तरह की बातें बोर्ड में भी किया जा चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसका इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स में भी इस्तेमाल करेंगे, दोनों में हम लोग यूज करेंगे इसको। क्लियर? तो रिपल्सिव नेचर और अट्रैक्टिव नेचर मैंने पढ़ा, इसका बस बेसिक मतलब यही है कि सेम चार्जेज जो होंगे वो रिपेल करेंगे और अलग नेचर के जो चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, और इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। बाकी आपके जो क्वेश्चन हैं वो Q बराबर एनी और इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो काफ़ी स्टैंडर्ड होंगे, थोड़ा डिफिकल्ट आप कह सकते हो। अगर आपके 11th कमज़ोर है, 11th में न्यूटन्स लॉ मोशन कंपोनेंट एंड वेक्टर्स अगर कमज़ोर है, वीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट वाले हैं। ओके, अदरवाइज काफ़ी सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम सिंपल ही होती है, मुझे उसकी आइडिया नहीं रहती है तो डिफिकल्ट लगती है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड के लिए, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। बच्चे तो इसको देखते हैं तो बोलते हैं कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जैक्टली इसको अगर डिफाइंड करने की बात किया जाए तो ये डिफ़िकल्ट हो सकती है। अगर आप प्रॉपर वे से आप इसको नहीं समझाते हैं या एक प्रॉपर वे से आप नहीं लिखते हैं तो ये कठिन हो सकती है। डिफरेंस हमें पता करनी है, तो मैंने एक कॉलम में मास रख दिया है और दूसरे कॉलम में चार्ज रख दिया है। चार्ज में पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, लेकिन मास जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। किसी भी बॉडी की जो मास होगी वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। विदाउट मास है ना, एग्जिस्टेंस थोड़ा सा कम हम कर सकते हैं। जैसे फोटोन वगैरह है तो उसका रेस्ट मास 0 होता है, तो मैं फोटोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। जबकि फोटोन जो होता है वो चार्ज पार्टिकल नहीं होती है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि फोटोन के तो रेस्ट मास 0 होते हैं, ओनली मूविंग मास होते हैं, ठीक है। पर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, है ना। वैसी पार्टिकल जिसके पास चार्ज है और मास है। क्लियर है? अगर किसी चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज है और हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसके पास मास नहीं है। विदाउट मास एनी चार्ज पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? मास कम होती है लेकिन मास होती है। तो मास में हम एक छोटी सी अगर बात इसमें लिखें तो लिख सकता हूँ कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर या क्वांटिटी प्रेजेंट इन मैटर, ऐसे लिख दो, क्वांटिटी प्रेजेंट इन मैटर इज कॉल्ड मास। जैसे कि ये चौक है तो एक क्वांटिटी है, ये माइक है तो ये भी क्या है, क्वांटिटी है। अब इस क्वांटिटी में जो मैटर है, जो क्वांटिटी है, ओके, जिसमें मैटर है, अब इस मैटर में जो क्वांटिटी है, अब ये क्वांटिटी कैसे मालूम आएगा, तो तराजू से, जिसे वेट मेजरमेंट करते हैं, तो उससे पता चलेगा कि इसमें कितनी क्वांटिटी है। चौक एक मैटर हो गया, इस मैटर में कितनी क्वांटिटी है, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा, तराजू से। तो जनरली आप इसको केजी में लिखते हैं ना, केजी में किलोग्राम, है ना, या सिर्फ ग्राम, मिलीग्राम, जैसे उसकी वजन होती है उसके हिसाब से उसका मेजरमेंट की जाती है। यहाँ पर इसको आप लिखोगे ना, प्रॉपर्टीज होती है, ये क्या होती है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच अट्रैक्ट और रिपेल, विच अट्रैक्ट और रिपेल other body, other charged body। ये किसी भी मैटर की या किसी पार्टिकल की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का अपना एक प्रॉपर्टीज है कि उसके पास चार्ज होगा। जैसे कि प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की अपनी प्रॉपर्टीज है कि इसके पास भी चार्ज है। न्यूट्रॉन के पीएस भी अपनी प्रॉपर्टीज है कि उसके पास कोई चार्ज नहीं है, पर मास है।
तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर सेम चार्ज की बॉडी आएगी या डिफरेंट चार्ज की बॉडी आएगी तो क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला डिफरेंस मैंने ये दिखाया है कि मास में जो क्वांटिटी होती है, किसी मैटर में जो क्वांटिटी होती है उसी को मास कहते हैं। ये तराजू से तौलने पर पता चलता है। इसमें चार्ज में दिखाया हूँ कि किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टीज है, किसी मैटर की अपनी एक प्रॉपर्टीज है जो किसी अदर बॉडी को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। अदर कौन सी बॉडी होगी, वो भी चार्ज होनी चाहिए। तो चार्ज बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी और रिपेल करेगी। अगला अगर पॉइंट अगर देखें आप, तो इसमें जो फोर्स को डिफाइन करता है वो फोर्स कुछ इस तरह से होता है। जो मास जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है कि एस जी m1 m2 डिवाइड बटे डी स्क्वायर, ये डिफाइन करता है। मतलब कि दो मासी बॉडी के बीच फोर्स लगता है और ये फोर्स इस तरह से होता है और काफ़ी ये फेमस फोर्स है। इस फोर्स को स्कूल में देखे होंगे आप, सबसे पहले इसको देखे होंगे क्योंकि ये बहुत सारे कंसेप्ट को डेवलप करता है। दूसरा इसमें है डिफरेंस कि ये भी एक फोर्स को डिराइव करता है जो इसी तरह से है, बिल्कुल वो इस तरह से कुछ है। F इक्वल टू Q1 है और Q2 है डिवाइड बटे डी स्क्वायर है। अब देखो ना, इसको देखो इसको देखो तो सिमिलर लग रहा है। मतलब कि ये सिर्फ मास के बारे में बात कर रहा है और ये चार्ज के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इन दोनों में भी मास है। ये दो मास के लिए है और इन दोनों में भी मास है, लेकिन ये चार्ज की बात कर रहा है, मास की बात नहीं कर रहा है। क्योंकि चार्ज वाली जो फोर्स है वो काफ़ी मजबूत है कंपेयर टू मास वाली, इसीलिए ये मास वाला को छोड़ दे रहा है। इसमें मास की बात नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ चार्ज की बात कर रहा है। तो सेम उसी तरह से है, जब चार्ज की कंसेप्ट आई तो ये फोर्स आ गई। दूसरा इसमें ये है कि मास जो है, मास डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये थोड़ा सा बातें कम बच्चों को समझ में आती है कि मास डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो एम रेस्ट है नॉट इक्वल टू एम मोशन। एम मतलब मास, यानी जो मास रेस्ट में है और वही मास अगर मोशन में हो जाए तो उसमें वेरिएशन आ जाती है, मतलब कि चेंज आ जाती है। पर ये बहुत हाई लेवल की चीज़ है। इसको यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिखते नहीं, यहाँ एनसीईआरटी में फार्मूला लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से फार्मूला लिखा हुआ है, एम इक्वल टू एम नॉट रूट अंडर, मॉडर्न फिजिक्स में ये बातें लिखी हुई है, मॉडर्न फिजिक्स में लिखी हुई है, एनसीईआरटी में ही लिखी हुई है, मॉडर्न फिजिक्स में। एम इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बटे सी स्क्वायर। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ। एम जो है वो मूविंग मास है, जैसे मैं हूँ तो मैं यहाँ पर खड़े हूँ तो हमारा जो मास है वो एम नॉट है, और जब मैं चलने लगता हूँ तो मेरा मास ये हो जाती है। और हमारी स्पीड ये है, स्पीड ऑफ मैन या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये तब बात करते हैं जब आपकी मोशन, किसी आदमी की मोशन की कंपैरिजन स्पीड ऑफ लाइट से की जा सके। ऐसा संभव नहीं है, स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है, उतना स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की हो ही नहीं सकती है ना, या किसी अदर रे की स्पीड उतनी नहीं होती है जितनी स्पीड ऑफ लाइट की होती है। स्पीड ऑफ लाइट से किसी भी रे का स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकता या किसी ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है और मेरी बात से आपको क्लियर समझ में आ रही है कि ये लगता है कि हमारे काम का नहीं है। लेकिन ये वाली बात आपको याद रखनी होगी कि मास डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वही ऑब्जेक्ट जब मोशन में आ जाएगा तो उसके मास में वेरिएशन आ जाएगी, बदलाव आ जाएगी। कितना आएगी इसके बारे में डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी क्वांटिटी है, भी दिया हुआ रहेगा तभी मालूम पड़ेगा, अदरवाइज मालूम नहीं पड़ेगा। ओके, यहाँ पर बस ये लिखना है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स on frame of reference, does not depends on frame of reference. Frame of reference कहने का मतलब है कि Q जो है रेस्ट इज इक्वल टू Q मोशन। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है
तो उसके चार्ज का वैल्यू जितना रेस्ट में है उतना ही वैल्यू मोशन में भी रहेगा। आप समझे बात को? किसी चार्ज पार्टिकल का वैल्यूज, चार्ज की जो वैल्यूज है वो जितना रेस्ट में है उतना ही मोशन में भी रहेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो आपको एक जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा है और उसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में 12th में भी पूछा है। मैं जेईई मेन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो 12th का ही क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो अर्थ पे और उसी चार्ज का वैल्यू मून पे सेम होगा। तो मैंने लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स चार्ज मून, यहां पर लिख लीजिए ऑन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ऑन अर्थ इक्वल टू इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन मून। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थ पे और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मून पे वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। मतलब कि ये फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है भाई। अगर कोई चार्ज पार्टिकल को इसको मोशन में लाएंगे, है ना, अगर इसको मोशन में ला देंगे चार्ज को, तो ये बहुत सारी एक्टिविटी शो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके पास है ही, जैसे मोशन में आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगा। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चलता है या वेरिएबल स्पीड से चलता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगेगा। अगर कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन जब ये वेरिएबल एक्सेलरेशन से चलने लगेगा, मतलब कि इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट करेगा। इसलिए इसको ज़्यादा दौड़ाने में आप यहाँ पर असुविधा हो जाएगा, ज़्यादा इसको दौड़ाना नहीं है। बस इतना लिखना है कि क्यू रेस्ट इक्वल टू क्यू मोशन। चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है, जो चार्ज की वैल्यूज है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, कोई चेंजिंग नहीं होती है। क्लियर? तो उसी हिसाब से यहाँ पे ये भी पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज अगर अर्थ पे है तो मान लो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है, तो क्या जब उसी को मून पे ले जाएंगे तो उसका मान क्या होगा? बिल्कुल उतना ही होगा। क्लियर? ओके। कि मास जो होती है ना, मास एग्जिस्ट करती है, मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज। मतलब कि कोई पार्टिकल है उसके पास मास है लेकिन चार्ज नहीं है, ये बात सत्य है। बहुत सारे हैं, जैसे ये है, इसके पास मास है लेकिन चार्ज नहीं है, इसके पास कोई अपना पर्सनली चार्ज नहीं है। मतलब कि कोई चार्ज पार्टिकल इसके पास आएगी ना तो इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, न अट्रैक्ट होना है न रिपेल होना है। तो मैंने लिखा है कि मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जैसे कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इसके पास मास है और कितनी है? 1.674, है ना, 1.674 × 10⁻⁻27 kg, इतने उसके मास है। लेकिन इस पे जो चार्ज है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, वो क्या है? 0 है। यहां पर लिखा हुआ है कि चार्ज जो होती है, चार्ज पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बिना मास के कोई चार्ज पार्टिकल नहीं हो सकती है। अगर किसी चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज है तो यह श्योर है कि उसके पास मास है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि अगर Q नॉट इक्वल टू 0 है तो यह श्योर हो जाना चाहिए कि मास भी 0 नहीं है ना। अगर Q 0 है तो यह श्योर हो जाना चाहिए कि मास 0 नहीं है कि नहीं? अगर Q 0 है तो मास भी 0 नहीं है, माने मास कभी 0 नहीं होती। कहने का मतलब है, जैसे मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसके पास मास भी है, और ये कितना है? 9.1 × 10⁻31 kg, इसका मास। सेम अगर बात करूं प्रोटॉन की, ये हो गई प्रोटॉन इज इक्वल टू, इसका जो चार्ज हो गया प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम,
और इसका मास जो हो गया प्रोटॉन का 1.672, इसका होता है 1.674, थोड़ा सा ज़्यादा होता है 1.674, इसका हो गया 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। क्लियर है? तो ये था सिंपल डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। आप इसको नोट कर लो। ये एनसीईआरटी में टॉपिक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, आपके सिलेबस में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है, चार्जिंग बाय कंडक्शन है और चार्जिंग बाय इंडक्शन है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से क्वेश्चन बनते नहीं हैं। किसी बॉडी को आप चार्ज करते हो, उस पर रबिंग करते हो, ऐसे ऐसे घसीटते हो, तो घसीटने के बाद जो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग बाय रबिंग में क्या होती है कि जब आप रब करते हो ना, तो एक की मटेरियल से दूसरे मटेरियल में पार्टिकल का ट्रांसफर हो जाता है। तो पार्टिकल के ट्रांसफर होने से उसमें क्या होती है, चार्ज प्रोड्यूस हो जाती है। दूसरी है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होती है कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी से जब टच करते हो तो चार्ज क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कि स्मॉल डिस्टेंस रखना है दो बॉडी के बीच। एक तो था कि सटा दिए थे, उसको कंडक्शन बोलते थे। दूसरी था कि रब कर रहे थे, तो दोनों कांटेक्ट में आई ना। रबिंग तभी ना करेंगे जब दो बॉडी कांटेक्ट में आएगी। यहाँ पे इंडक्शन में दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएगी, है ना। टू बॉडीज हैविंग सम डिस्टेंस, टू बॉडीज हैविंग सम डिस्टेंस, मतलब कि कुछ डिस्टेंस रहेगी उसके पास, स्लाइटली डिस्टेंस रहेगी, और उस डिस्टेंस के बीच कोई अदर मटेरियल नहीं रखनी है, मतलब एयर रखनी है, एयर। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट लाइक ऐसे कर रहा हूँ कि एक ये स्टील का बॉल है और ये कंडक्टर है। क्लियर है? ये क्या है, स्टील का बॉल है, स्टील बॉल, ठीक है। तो इस पे नेट चार्ज कितना होगा, क्यू नेट क्या होगा, क्यू नेट, क्यू जो नेट है वो है इस पे 0। ऐसा क्यों? क्योंकि यह एक स्टील है और स्टील पर नेट चार्ज 0 रहेगा, क्योंकि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो नेट कितना होगा, 0। लेकिन मुझे करना क्या है कि इसको चार्ज करना है। चार्ज का मतलब इस पर मुझे चार्ज दिखाई देनी चाहिए, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। समझ में आई बात? इस पर क्या होना चाहिए, चार्ज दिखाना है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, नेट चार्ज दिखाना है। मतलब कि नेट चार्ज इसका 0 है, यहाँ पर हमें चार्ज दिखानी है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, मतलब कि नेट चार्ज या तो पॉजिटिव हो जाए या तो नेगेटिव हो जाए। तो व्हाट इज द प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम लोग इसका नाम दिया है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो मान लीजिए कोई बच्चा है, ये बोल रहा है कि सर इस पर पॉजिटिव चार्ज लाना है, तो सबसे पहले इसको रखोगे कहाँ? आप इसको ऐसे नहीं रख सकते हो, आप अर्थ पे इसको नहीं रख सकते हो, या हाथ में इसको आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि जैसे इस पर चार्ज आएगा तो अर्थ में सटा हुआ रहेगा तो अर्थ के अंदर चला जाएगा। जब चार्ज पे प्रोड्यूस होगा तो कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर। अगर हाथ में आप रखे हो तो आपके बॉडी में चार्ज आ जाएगी और बॉडी के थ्रू अर्थ में चली जाएगी, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहोगे। तो इसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट जो करते हैं कुछ इस तरह से करते हैं। यहाँ पर एक स्टैंड लगा देते हैं, ये स्टैंड हो गया, इसको ग्राउंडेड कर दो और यहाँ पर इंसुलेटिंग कर दो, इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड है और ये ग्राउंडेड है। अब इस पर क्या करना है कि हमें चार्ज लाना है। तो क्वेश्चन आप यहां पर लिख सकते हो, गिव प्लस क्यू चार्ज ऑन स्फीयर। जो स्फीयर है उस पर प्लस चार्ज डेवलप करो, प्लस चार्ज लाओ, या ये कह सकते हो कि उस पर माइनस चार्ज लाओ, कोई ना कोई एक उस पर चार्ज डेवलप करना है। फिलहाल कोई चार्ज नहीं है इस पर, क्लियर है? ओके। तो मैं क्या करूंगा कि जब आपको इस पर पॉजिटिव चार्ज लाना है तो इसके पास में एक इस तरह से ग्लास रॉड या बहुत सारे अपना मटेरियल हो सकती है, ग्लास रॉड लाओ और उस पर नेगेटिव चार्ज दे दो।
क्या दो भाई, निगेटिव चार्ज ला दो। ध्यान से समझना, निगेटिव चार्ज लाओ, तो निगेटिव चार्ज लाओ और इसके पास नज़दीक लेकर आओ, इसको क्या करो, नज़दीक लेकर आओ। तो इसके जो भी निगेटिव चार्ज है और इसमें जो भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें जो निगेटिव, हम इस पर क्या लाना चाहते हैं भाई, पॉजिटिव चार्ज लाना चाहते हैं। ध्यान से सुनना। तो मैं इसके बगल में क्या कर लिया, एक ग्लास रॉड, दिस इज द ग्लास रॉड। ग्लास रॉड में एक इंसुलेटिंग हैंडल लगा हुआ है, दिस इज द हैंडल। हैंडल क्या लगाया हुआ है, हैंडल इसलिए लगाया हुआ है कि यहाँ पे चार्ज नहीं आएगा, चार्ज यहाँ से इधर ही रहेगा। और इंसुलेटिंग हैंडल है, इसको पकड़ ले रहा हो, पकड़ के इसके पास लेकर आओ। पास लेकर आओगे ना तो क्या होगा ना कि इसके जितने भी निगेटिव चार्ज है ना उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये अट्रैक्शन के द्वारा इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान देना, वो सब यहां आ जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसमें नेट चार्ज क्या है, जीरो, मतलब जितना निगेटिव उतना ही पॉजिटिव। तो यहां पर जैसे निगेटिव चार्ज लाओगे इसके पास में, तो इस मेटल के जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो इसके तरफ अट्रैक्टेड हो जाएंगे, खिंचा आ जाएंगे इसके तरफ। और जितने भी इसमें निगेटिव चार्ज होंगे इसके द्वारा बाहर की तरफ फैला जाएंगे। मतलब कि आप कह सकते हो कि इधर आ जाएगा। बातों को समझो, है ना? समझ लोगे तो लिख लोगे, तो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, नेट क्या हो गया, जीरो। अभी भी नेट चार्ज जीरो है, इस पे चार्ज है, नेट चार्ज क्या है, जीरो है। हमें नेट चार्ज लाना है इस पे, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन इसमें ये होगी कि यहाँ पर मेटल स्फीयर है, इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, ये ग्राउंड हो गया, ग्राउंड हो गया। और यहाँ पर वही ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड हो गया। यहाँ पर माइनस 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 इस तरह से माइनस क्यू चार्ज है, और ये चारों तरफ क्या करे, ऐसे ऐसे अट्रैक्टेड हुआ है, प्लस प्लस प्लस, ऐसे ऐसे। यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस माइनस, इस तरह से चार्ज ऐसे। ये सब क्या है, अट्रैक्टेड हुआ है इधर, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींच रखा है। अब क्या करेंगे, एक नया कंसेप्ट इसमें डेवलप करेंगे, उसका नाम है अर्थिंग। क्या नाम है, अर्थिंग। यहाँ पर एक मेटल वायर को फिट करेंगे, मेटल वायर को फिट करेंगे, और उस मेटल वायर को इस तरह से डिजाइनदार बनाएंगे, और इसको जमीन में इस तरह से धंसा दिया जाएगा। इसका नाम है, अभी पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। पूरे सिस्टम को, ये जो है सिस्टम को अर्थिंग बोलते हैं। यह एक मेटल वायर है, क्या है ये, सिंपल एक मेटल वायर है। तो ये मेटल वायर का काम क्या है, मेटल वायर को, कि अगर यहाँ पे लो पोटेंशियल है, अब लो पोटेंशियल आप भूल जाओ क्योंकि पोटेंशियल आपने पढ़ा नहीं, ये निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की एंट्री होगी, और इस पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको पूरा न्यूट्रल कर देगा। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो यहाँ से निगेटिव चार्ज की एंट्री होती। अर्थ भी क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है भाई, तो इसमें भी नेट चार्ज क्या है, जीरो है। तो अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव भी है, अर्थ में निगेटिव भी है। अर्थ में क्या है, पॉजिटिव भी है और निगेटिव चार्ज भी है। तो यहाँ पर जैसे निगेटिव रहेगा तो यहाँ से पॉजिटिव को खींचेगा, पॉजिटिव को क्या करेगा, खींचेगा, खींच के यहाँ पर पहुँच जाएगा ये, अब पहुँच के क्या करेगा, इसको न्यूट्रल कर देगा। तो जितना यहाँ पर निगेटिव चार्ज है ना, उतना ही अर्थ से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी ध्यान रखना है, और इसको न्यूट्रल कर देगा। या दूसरे भाषा में आप ये कह सकते हो, कई तरह से बोल सकते हैं कि जितने भी ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज, उसको अर्थ क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा, अपने अंदर खींच लेगा, और यहाँ पर क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो न्यूट्रल कर देगा तो क्या होगा, ये हट जाएगा, ठीक है। निगेटिव चार्ज के बारे में मैंने सोच लिया कि भाई ये सारे अंदर चले जाएंगे, अर्थिंग हुआ तो, पर ये क्यों नहीं गए, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं गए, क्योंकि इसके अंदर तो निगेटिव चार्ज है ही, तो उसको भी ले लेता, वो खींच लेता। तो यहां पर जो ये लगा हुआ है, ये वाला पार्ट्स, ये वाला पार्ट्स, ये पॉजिटिव चार्ज को खींच के अपने तरफ रखा है। ये निगेटिव चार्ज, ये हैंडल जो ग्लास रॉड है, वो ग्लास रॉड ये सारे पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींच के रखा है, खींच रखा है। तो जब खींच के रखेगा तो ये इधर जाएगा नहीं। तो फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट में इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, क्रॉस, मतलब कि अर्थिंग को हटाएंगे। इस जब ये जीरो हो जाएगा तब फर्स्ट में इस अर्थिंग को हटाएंगे, और सेकेंड में ग्लास रॉड को हटाएंगे। समझे बात को? फर्स्ट इसको, ये नहीं कि फर्स्ट इसको कर दिए तो फिर ये जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो फर्स्ट में इसको रिमूव, सेकेंड में इसको रिमूव, तो आपको मिलेगा कुछ इस तरह का, इस तरह से मिलेगी। अब ये जो चार्ज है वो चारों तरफ क्या कर जाएगी, फैल जाएगी।
तो ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। अब कोई कहेगा कि निगेटिवली चार्ज स्फीयर करो, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रखना है, तो सारे निगेटिव को खींच लेगा, यहाँ निगेटिव निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और न्यूट्रल हो जाएगा, फिर वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये चार्ज की कंसेप्ट थी और काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है। और इसमें दो कंसेप्ट और आप कह सकते हो, दो कंसेप्ट, तीन कंसेप्ट और है जो तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, बिल्कुल हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बिल्कुल जो एनसीईआरटी में है वही बात कर रहा हूँ मैं, कोई फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ। फालतू का बात मतलब ये नहीं कि जेईई मेन करने लगे, नीट करने लगे, क्योंकि बच्चे जो 12th देना चाहते हैं या 12th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं उनके बहुत प्रेशर होता है लास्ट में, ऐसा देखा गया है। तो पहला जो प्रॉपर्टीज है वो है एडिटिविटी। ये क्या है भाई? एडिटिविटी। तो एडिटिविटी का मतलब होता है एडिशन, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब होता है एडिशन। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी आपके पास बॉडी है, जैसे ये एक तरह का बॉडी है और इस पे चार्ज आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि इस तरह से आपको चार्ज दे रखा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब कोई पूछता है कि इसका नेचर बताओ कि ये किस नेचर का है बॉडी। ये पूरा जो है एक बॉडी है, उस पर चार्ज इस तरह से दिया हुआ है पॉइंट वाइज। अब आपसे कोई पूछे कि इसका नेचर बताओ, तो सबसे पहले क्या करना होगा? क्यू नेट निकालना होगा। क्यू नेट का मतलब टोटल, टोटल का मतलब यहाँ जोड़ना है, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो नंबर की तरह जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ेंगे? -q + 6q और -2q, ये हो गया। तो ये कितना आ गया? +3q। तो ये पॉजिटिवली बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये नेचर हो गई। यही एडिटिविटी इसका मतलब है। दूसरा है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि जो नेट चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर वो n × e होगी। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। n क्या होना चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए, मतलब ±1 होना चाहिए, ±2 होनी चाहिए, ±3 होनी चाहिए, ऐसे हो सकती है। और e की जो वैल्यू है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जैसे मान लीजिए कि किसी बॉडी पे, सपोज दैट किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो 9.6 कूलम है, 9.6 कूलम है। तो आप बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ 9.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो आप बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ये बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1/2 1/3 1/4 5/6, ये सब नहीं आनी चाहिए क्योंकि यह फ्रैक्शन है, हमें आना चाहिए कंप्लीट इंटीजर। तो यह एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ऐसा देखो, अगर इसकी बात करेंगे ना तो आप लिखोगे क्या? Q = n × e। तो n = लिखोगे आप Q/e। तो Q का वैल्यू लिखोगे 9.6 × 10⁻⁻19 और डिवाइड बटे 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, मतलब कि ये 6 इलेक्ट्रॉन के द्वारा बने हुए हैं। तो n आ गया क्या? +6 आ गया ना, तो दिस इज द इंटीजर। तो ये चार्ज संभव है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। और जो तीसरा है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज जो होती है ना वो हमेशा क्या रहती है? कंजर्व रहती है। नेट चार्ज ऑलवेज कंजर्व होती है। मतलब कि आप लिख सकते हैं कि Q जो नेट है वो इनिशियल = Q नेट फाइनल। ये केमिस्ट्री में ही पढ़ना है। ये कंजर्वेशन जो है, आप मोल कंसेप्ट पढ़ते हो ना, तो वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मास की अपनी बातें करते हैं, ठीक है, केटाइन एनायन के हेल्प से। तो जैसे मान लीजिए कि NaCl है, NaCl, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका Q नेट कितनी है? 0। लेकिन जैसे ही इसको रिएक्शन में लिखते हैं केटाइन के फॉर्म में, तो Na+ और क्या होती है? Cl-। तो यहाँ भी Q नेट क्या है? 0 है। वो कैसे? क्योंकि +Q है, इसकी जो Q नेट है यहाँ पर Q नेट वो क्या है? Q नेट = +Q एंड -Q क्या हो गया? 0 हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पे यह एक कंडक्टर है
और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आपने ट्रांसफ़र कर दिया। तो फिलहाल क्यू इनिशियल क्या है यहाँ पर 0 है, लेकिन जैसे ही आप इसके बारे में फिर लिखोगे एक लाइन तो कुछ इस तरह से मिलेगा आपको। यहाँ पर माइनस क्यू मिलेगा, यहाँ पर प्लस क्यू मिलेगा। तो देखो फिर क्यू फाइनल भी क्या है, प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो गई 0। मतलब कि चार्ज के जो नेचर होंगे वो ऑलवेज कंजर्व होते हैं, मतलब कि नेट चार्ज ऑलवेज सेम रहती है। क्लियर है, कोई डाउट? ओके, तो काफ़ी सिंपल। एडिटिविटी का मतलब सिंपल ऐड कर दो भाई लोग को। क्वांटाइजेशन में Q बराबर NE और जो N आना चाहिए वो इंटीजर आना चाहिए, ये आपको मालूम है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगी वो Q बराबर NE होगी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में नेट चार्ज ऑलवेज कंजर्व होगी। तो सेकेंड लेक्चर यहाँ पर फिनिश करते हैं। चार्ज का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है। अगला जो लेक्चर होगी वो होगी कूलॉम्स लॉ। कहने का मतलब है कि इस चार्ज के द्वारा फोर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।